हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट में अपनी जो क्लास है वो ज्वाइन करो और उसके बाद हम अपना जो सेशन शुरू करते हैं। तब तक के अगर किसी को भी कोई भी डाउट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता है। और 2 मिनट यहाँ पे वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक ये नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप यानी कि आपका जो ग्राउंड का स्लोप कैसा है हमने इस तक बात कर ली थी। और ये हमने जो प्रीवेलिंग विंड है, प्रीवेलिंग विंड के बारे में भी बात कर ली थी, कैसे आपकी जो विंड है वो टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करती है। और क्लाउड कवर भी हमने देख लिया था कि जहाँ पे आपका क्लाउड कवर ज्यादा होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी और जहाँ पे आपका क्लाउड लेस स्काई होगा यानी कि जहाँ पे आपके बादल नहीं होंगे वहां पे गर्मी कम होगी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम किस पे थे? हम थे ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे जैसे हम अर्थ से, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन आते हैं। ये होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हम ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक का जो टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सविता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है या जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल से आपके बाह्य मंडल तक हम टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो देखो ये क्या कह रही है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन द ट्रोपोस्फियर। कह रहे हैं कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है सबसे पहली लेयर, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो क्या होता है, घटता है। और इस बढ़ती ऊंचाई के साथ गिरते हुए तापमान को क्या बोला जाता है, आपका नॉर्मल लैप्स रेट, ये बोला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन टोपोस्फियर बट द रेट ऑफ डिक्रीज, लेकिन अब ये जो रेट है तापमान के गिरने की दर है ये वेरी करती है। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, या जो आपको सन की शाइन मिल रही है, जो टेम्परेचर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जो आपका ये तापमान के गिरने की दर है इसमें वेरिएशन आता है और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका इक्वेटर लोकेशन है तो वहां पे जो तापमान के गिरने की दर है वो ज्यादा होगी और आपका जो पोलर एरिया है, पोल पर आपका जो तापमान के गिरने की दर है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
और ये कहते हैं कि इट मे बी मेंशन दैट जो नॉर्मल लैप्स रेट है, द नॉर्मल लैप्स रेट इज एवरेज। अब मैंने आपको ना दो चीजें बताई थी, नॉर्मल लैप्स रेट, जितनी भी आपकी ये लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनमें बढ़ते तापमान के साथ गिरने की दर को क्या बोला जाता है? आपका नॉर्मल रेट। ये जो एवरेज बोला गया है, यानी कि कुल मिला के मतलब कि इतना गिरता है। लेकिन जब हम हर एक इंडिविजुअल लेयर की बात अलग करें कि ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कितना गिरता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कितना गिरता है, मेसोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कितना गिरता है, जब हम हर एक इंडिविजुअल लेयर की अलग से बात करें तो और अलग से देखें कि बढ़ती ऊंचाई के साथ उस लेयर में तापमान कितना गिरा है, तो उसको बोला जाता है आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोला जाता है। और ये कहते हैं ये जो आपका एक्चुअल लैप्स रेट है ये वेरी करता है स्पाशियल यानी कि स्थान के अकॉर्डिंग भी, और आपका टेम्पोरल टाइम के अकॉर्डिंग भी, यानी कि हर सीजन में अलग अलग होता है ये एक्चुअल लैप्स रेट। उसके बाद एक्चुअल लैप्स रेट इज, और इस एक्चुअल लैप्स रेट को ही एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोला जाता है। तो अब आपको ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट समझ में आ गया। जब हम किसी लेयर का अलग से, एक लेयर का अलग से देखते हैं तो उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। लेकिन जब हम सभी लेयर का मिला के एवरेज देखते हैं, उस एवरेज को बोला जाता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट। आया आपको समझ में नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है और आपका एक्चुअल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है? और ये वर्टिकल का मतलब होता है हिंदी में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ये कहती हैं शोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन तापमान की दर कम होने की दर धूप की अवधि, मौसम और स्थान के अनुसार जो है बदलती रहती है। तो ये सब आपको बताया गया है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ये कहते हैं कि आपका समर यानी कि आपकी गर्मियां, समर रजिस्टर हायर लैप्स रेट। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गर्मियों में आपका जो लैप्स रेट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि गर्मियों में आपका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, और वही विंटर में जो लैप्स रेट होगा वो क्या होगा? ये कह रहे हैं, ये लाइन का मतलब लिखा है कि समर में जो लैप्स रेट होगा वो ज्यादा होगा विंटर से, और दिन का जो लैप्स रेट होगा वो ज्यादा होगा नाइट के लैप्स रेट से। यानी कि आपका कंपैरिजन किया गया है समर और विंटर में, विंटर लैप्स रेट में, और आपका डे टाइम यानी कि दिन के समय, और ओवरनाइट रात के समय। तो आपका जो लैप्स रेट है, आपका लैप्स रेट समर यानी कि गर्मियों में ज्यादा होगा विंटर से, सर्दियों से, और आपका दिन में ज्यादा होगा रात की बजाय। ठीक है, अब ये कहते हैं द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर अपवर्ड इन एटमोस्फेयर प्रूव द फैक्ट दैट द एटमोस्फेयर गेट हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। इस लाइन में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जैसे ही हम अर्थ की सतह से ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर की तरफ चलते हैं, तो ये बात इससे ये प्रूव होती है।
और जैसे हम ऊपर जाते तो आपका जो तापमान है वो गिर जाता है, आपका तापमान कम होता है। तो ये बात, ये फैक्ट ये प्रूव करता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कहाँ से गर्म होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है अर्थ सरफेस से, यानी कि इस अर्थ के धरातल से गर्म होता है। और किस प्रोसेस से? थ्रू प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और जैसे जैसे ये लेयर या जैसे जैसे हम इस अर्थ के सरफेस से दूर जाते तो आपका जो तापमान है वो गिरने लग जाता है, ये बोला गया है आपकी इस लाइन में। आगे ये लाइन आप सबको समझ में, ये वाली जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन असर्शन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है कि आप जैसे जैसे आपका जो असर्शन है वो ये दे दिया जाएगा, देखो असर्शन में लिख दिया जाएगा कि जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हो। और रीजन लिखोगे बिकॉज, और रीजन आपको दिया होगा बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर इज हीटेड थ्रू, इज हीटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आप उस टाइम पे बोलोगे कि असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब ये कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फेयर। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे आपको रीजन बता रखे कि आपका ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान गिरता है, इसके बहुत सारे क्या है, रीजन है। इसके बहुत सारे आपके क्या है, रीजन है, कारण है, वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ती है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड डिक्रीजेस। तो जो हमारी हीट ट्रांसपोर्ट हो रही थी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू, वो कम हो जाती है। इसलिए आपका ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो कम होता है। ये फर्स्ट रीजन आपको दे दिया। फर्स्ट रीजन क्या है, इससे पहले ही वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले ही वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि हमारा ये जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है ये कैसे गर्म होता है, ये अर्थ के सरफेस के द्वारा गर्म होता है, वो भी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जैसे ही आपका ये ऊंचाई बढ़ती है, जैसे ही पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो जो आपकी हीट है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड के थ्रू कम ट्रांसफर होती है। इसलिए आपका जो ये हीट का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, इसलिए ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है। ये देखो ये दे रखा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऊपर की ओर जाने वाली ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है क्षोभ मंडल में। आया समझ में आपको? अब आके कहते हैं जो आपका एयर का प्रेशर है, यानी कि हवा का जो प्रेशर है, ये देखो मैंने आपको बताया था हर के दो पार्ट है। अब ट्रोपोस्फेयर के भी दो पार्ट है, ये है अपर ट्रोपोस्फेयर और ये है आपका लोअर ट्रोपोस्फेयर। तो आपका जो लोअर पोर्शन है ना एटमॉस्फेयर का, वहां पे जो एयर का प्रेशर है, हवा का जो भार है वो यहाँ पे ज्यादा है, अर्थ के सरफेस के पास क्या है, ज्यादा है। ये पॉइंट तो मैंने आपको अभी नहीं बताया बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं उसमें भी काम आएगा। आपका जो अर्थ का सरफेस है उसके पास में आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है।
डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब आपके रॉक के पार्टिकल, सोइल के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वो यहाँ पे इस लेयर में ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे इनका क्या है, भार ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो इनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इनमें क्या आती है, कमी आती है। तो आपका ये जो एयर प्रेशर है, हवा का जो दाब है, वही लोअर ट्रोपोस्फियर में ज्यादा होता है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ज्यादा करीब है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, आपका ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे हम अपर एटमोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, तो ये आपकी डेंसिटी एयर की या एयर का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। उसकी वजह से भी आपका जो अर्थ का या ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अपर ट्रोपोस्फेयर में कोई भी आपका पार्टिकल्स नहीं है जो ये आने वाली सन की रेज को एब्जॉर्ब कर ले या सोख ले, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर की डेंसिटी नहीं है या एयर का प्रेशर नहीं है। ठीक है, एक बात और याद रखना, आपका जो भी चीज है ना सारी, वो लोअर ट्रोपोस्फेयर में यानी कि निम्न शोभ मंडल में, लोअर ट्रोपोस्फेयर में सब कुछ मिलेगा। बादल भी आपको यही मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी आपको यही मिलेंगे, आपको वाटर वेपर भी यहीं पर मिलेंगे, गैसेस भी यहीं पर मिलेंगे, और आपका बिल्डिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलेगी, हवा वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगी। आपका अपर जो ट्रोपोस्फेयर है, उसमें भी ये चीजें क्या है, नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में तो बिल्कुल जीरो मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में ना आपका कोई डस्ट पार्टिकल ना कुछ। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन चलते हैं। ठीक है, तो अब ये कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड which absorb outgoing long terrestrial radiation is more concentrated in lower portion of the atmosphere and decrease rapidly with increasing altitude। तो यही तो बताया अभी मैंने कि आपका जो ये लोअर ट्रोपोस्फेयर है, इसमें आपकी ये सारी चीजें हैं, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, आपकी पानी की बूंदे भी हैं, गैसेस भी हैं, जो क्या करती हैं, सन से आने वाली रेज को भी एब्जॉर्ब करती है, और पृथ्वी जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो आपका लोअर ट्रोपोस्फेयर है, उसमें जो गर्मी है वो बनी रहती है। लेकिन इस लोअर ट्रोपोस्फेयर से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें आपका वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये सारी चीजें आपको कहाँ कंसंट्रेटेड मिलेगी, इस लोअर ट्रोपोस्फियर में। और लोअर ट्रोपोस्फियर में जब ये चीजें, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपकी सन की रेज का एब्जॉर्प्शन करेगी, और इस लेयर में आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप इस लेयर से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में जो घटाव है वो आने लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। और एक बात मैंने आपको बोली है, देखो ट्रोपोस्फेयर में तो बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान गिरता है। उसके बाद आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे है आपकी 12 से 35 किलोमीटर के बीच एक लेयर है, जिसका नाम है आपका ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर देती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ जाता है। उसके बाद है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो क्या है, घटता है। फिर वही थर्मोस्फेयर में भी आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभी हम ट्रोपोस्फेयर में पढ़ रहे थे कि ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो क्यों घटता है। फर्स्ट रीजन बता दिया कि जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ
आपका जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। सेकंड मैंने बता दिया कि एयर प्रेशर की कमी के कारण जो लोअर पोर्शन है एटमॉस्फेयर का, वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अपर जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और ऐसे ही ये है। ठीक है कि ये यहाँ को बता रखा है कि जो आपका अर्थ के सरफेस के पास ये ज्यादा होते हैं ये चीजें, लेकिन जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इनकी कमी आ जाती है और आपका टेम्परेचर भी क्या है, कम हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए ना वाटर वेपर होगा, ना डस्ट पार्टिकल, ना ड्रॉपलेट, इसलिए आपका ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो घट जाता है। देखो, अगर आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका ट्रोपोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपका ये स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान बढ़ता है। 7 बजे तक क्लास होगी सविता। आपकी क्लास तो 1 से 3 बजे होने वाली थी, बट क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से जो कनेक्शन था वो स्टेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने जो क्लास है वो 5 से 7 बजे कर ली। लेकिन फिर भी जो आपका ये इशू है, टेक्निकल इशू, वो ठीक ही नहीं हो रहा था और क्लास जाके 5:30 शुरू हुई है। और मैंने अनाउंसमेंट भी किया था कि आज आपकी जो क्लास है वो 5 बजे शुरू होने वाली है, फिर भी किसी बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्लास 5 बजे शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी कि जो आपका ये स्ट्रेटोस्फेयर है ना, अगर हम ये चीज देखें ना कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान कम होता है, इसको नॉर्मल लेफ्ट रेट होते हैं, तो आपका ये स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में तो बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी बढ़ता है। इसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल नहीं, अगर यहाँ पे ये ओजोन लेयर नहीं होती ना तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में भी बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान कम होता, बट क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर की वजह से इस स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है? ओजोन लेयर। मेन रीजन है आपका क्या है? ओजोन लेयर। एक ऐसे ही एक चीज और याद रखो कि देखो, आपका कोई भी प्लेस है, दो प्लेस है ए बी, इन दोनों प्लेस में टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से आपके प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का ओरिजिन होता है। टेम्परेचर का रिजल्ट है आपका प्रेशर और प्रेशर का रिजल्ट है आपका विंड। ये याद रखना कि टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का ओरिजिन होता है और प्रेशर में डिफरेंस की वजह से आपका विंड का ओरिजिन होता है। आपके पृथ्वी पर विंड चलने का कारण होता है प्रेशर, या प्रेशर में डिफरेंस होने का कारण है, प्रेशर में डिफरेंस होने का रिजल्ट है आपका विंड का चलना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है और उस ओजोन लेयर की प्रेजेंस की वजह से हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो तापमान है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपके टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आएगा। मान लो कैसे, ये आपका प्लेस ए, ये आपका प्लेस बी। प्लेस ए का टेम्परेचर बहुत हाई है, प्लेस बी का टेम्परेचर बहुत लो है। तो अब एक जगह तो है आपका हाई टेम्परेचर और एक जगह है आपका लो टेम्परेचर। तो जहां पे आपका हाई टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर क्या होता है? इनवर्स होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा। ठीक है,
अब हमारी विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी जो विंड है वो चलने लगेगी। हाँ जी, एयर नहीं सविता, एयर सिर्फ आपकी कौन सी होती है, एयर वो होती है जिसमें सिर्फ कैसी मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है ऐसे, लेकिन आपका विंड जो है, विंड में आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ठीक है, और जब आपका जो एयर है, एयर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होते तो उसको बोला जाता है आपका एयर सर्कुलेशन। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन्वर्जन ऑफ, या आपको याद रख, ये सबसे पहले ये याद रखना है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। दूसरा आपको याद रखना है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के रीजन क्या है। ठीक है, तो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, देखो आपका जनरल रूल ये है आपकी अर्थ का कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की बजाय बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपका ट्रोपोस्फेयर में भी, स्ट्रेटोस्फेयर में, हर जगह हो सकता है। वो अभी इसके रीजन देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस अपवर्ड अप टू अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। आप इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को नेगेटिव लैप्स रेट भी बोल सकते हो। नेगेटिव लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट क्या था, पॉजिटिव देखो, एक है आपका लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट, एक है आपका नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, पॉजिटिव लैप्स रेट क्या था कि जब बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान गिर जाता है, लेकिन नेगेटिव लैप्स रेट है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी बढ़ता है, उसको बोला जाता है आपका नेगेटिव लैप्स रेट। अब नेगेटिव लैप्स रेट कौन सी लेयर में होता है, मुझे क्या आप उनके नाम बता सकते हो, अभी अभी मैंने बताए, ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो बढ़ता है, गिरता नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। आपकी दो लेयर ऐसी हैं, एक है स्ट्रेटोस्फेयर और एक है थर्मोस्फेयर। सिर्फ ये दो लेयर हैं जिसमें आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को नेगेटिव लैप्स रेट भी बोला जाता है। अब दूसरा जो आपका अर्थ का ये सरफेस है ना, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है, देखो इसके लिए डायग्राम देखो, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है, ये आपकी वार्म एयर है, वार्म एयर के ऊपर आपकी कैसी एयर है, कोल्ड एयर है, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे कम है ना। लेकिन जब ऐसा हो कि आपकी नीचे कोल्ड एयर हो और ऊपर वार्म एयर हो,
और उसके ऊपर कोल्ड एयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। हुआ ना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे आपकी कैसी है, जब आपकी ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा लाई करे तो वो क्या हो जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्यों होता है अभी देखो बताती हूँ। ये जो कंडीशन है ना ये याद रखना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होगा। देखो आपका पहले लेयर होगी लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के ऊपर होगा हाई टेम्परेचर। जब ये वाली हो और उसके ऊपर फिर कैसी होगी लो टेम्परेचर, ये जब होगी सिचुएशन तो आपका कैसा होगा, ये होगा आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप देखो आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर किस में होता है मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर आपकी कैसी लेयर है कूल लेयर है, ठीक है। और उसके ऊपर आपकी थर्मोस्फेयर कैसी लेयर है वार्म लेयर है। तो इन दोनों लेयर के बीच में क्या हो रहा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। आपका कंडीशन कैसी होनी चाहिए थी, आपका मेसोस्फेयर वार्म होना चाहिए था और आपका थर्मोस्फेयर कूल होना चाहिए था, बट ये अपोजिट है। ठीक है, हाँ जी, कोल्ड एयर उसके ऊपर वार्म एयर फिर कोल्ड एयर। अब देखो आपका जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर कैसे होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो क्या होता है ना, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ रात को क्या कर देती है टेम्परेचर छोड़ती है लॉन्ग वेव के रूप में। ठीक है, ये छोड़ दिया तो हमारी ये जो अर्थ के पास वाला ये लोअर ट्रोपोस्फेयर है ना, ये तो क्या हो जाएगा कूल हो जाएगा क्योंकि इसने सारी एनर्जी छोड़ दी। लेकिन मान लो ऊपर बादल है तो ये बादल क्या, तो ये जो आप अर्थ ने एनर्जी छोड़ी है ना ये यहाँ पे जाके क्या हो जाती है ट्रैप हो जाती है, यहीं पे रह जाती है, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आया समझ में। हमारी जो अर्थ है ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्या करती है रात को जो उसने दिन में सन से एनर्जी ली है ना वो रात को वो एनर्जी छोड़ती है लॉन्ग वेव की रूप में, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। लॉन्ग वेव की फॉर्म में वो सारी एनर्जी छोड़ देती है, जिसकी वजह से अर्थ के आसपास वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है वो ठंडा हो जाता है, वहां पे सिचुएशन कैसे हो जाती है कूल। लेकिन जो एनर्जी इसने छोड़ी थी वो कहीं जा ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे कैसा टेम्परेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर हो जाता है। जब आपकी नीचे कूल टेम्परेचर होगा और ऊपर हाई टेम्परेचर होगा तो इसकी वजह से क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। ये होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं भी समझ में आता है ना तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है मैंने। यशवंत आपकी क्लास 34 मिनट की क्लास जा चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने ये टॉपिक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अभी शुरू किया है तो इसको समझ लो कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अभी जो क्लास छूट गई 30 मिनट की कोई बात नहीं, लेकिन जो क्लास अब होगी ना इसको समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ट्यूटर हैज नॉट स्टार्टेड येट। जब आपको ये शो ना ट्यूटर हैज नॉट स्टार्टेड येट उसको आप एक बार ऐप को क्लोज कर दिया करो बेटे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना टेक्निकल इश्यू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपकी लगातार चलती है, अब इस टाइम पे आपकी कोई और क्लास भी चल रही होगी ऐप पर, तो क्या क्या करो उसको क्लोज कर दिया करो
और क्लोज करके दोबारा से रिवाइंड कर लिया करो, दोबारा से जो है स्टार्ट किया करो। आपने कितने बजे किया था? 5 बजे किया था यशवंत आपने क्लास शुरू? उससे पहले देखो, इससे पहले मैंने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर करवाया है, वो आपको आता है ऑलरेडी। वो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है ना, वो आपको ऑलरेडी आता है, वो ही मैंने करवाया है। नॉर्मल लैप्स रेट का आपको पता है, वही मैंने बताया है। उसके बाद जो अलग टॉपिक हुआ है ना, वो ये हुआ है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्यों गिरता है, इसके 3-4 रीजन मैंने बताए हैं, वो आप क्लास में देख लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आ जाएंगे समझ में। 5 बजे तो शो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 बजे आपकी 5:10 तक तो आपकी जो पेपर 1 है, पेपर 1 की क्लास खत्म हुई थी मैथ की, तो जब पेपर 1 की क्लास खत्म हो जाएगी तभी पेपर 2 की क्लास शुरू हो सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू की थी 5 ही मिनट बाद, इसलिए आपको वही शो हो रहा था, लेकिन मैंने क्लास शुरू कर दी थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मैं ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ से ये टॉपिक दोबारा से शुरू कर रही हूँ। सविता को तो समझ में आ गया यशवंत, अब मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप क्लास में हो नहीं। अगर आप क्लास में हो और अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपकी क्लास लेने का फायदा नहीं होगा। तो हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कर लेते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? देखो, नॉर्मल आपकी ये कंडीशन होती है, नॉर्मल आपका अर्थ पे ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान कम होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान घटता है। ठीक है, ऐसी कौन सी 2 लेयर है जहां पे आपका नॉर्मल लैप्स रेट अप्लाई होता है? अब एक बोला है क्या है कि जब बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी बढ़े, उसको बोला जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या फिर हम इसको नेगेटिव लैप्स रेट भी कहते हैं। पॉजिटिव लैप्स रेट तो ये होता है ना कि आपका हाइट भी बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन आपका तापमान कम हो रहा है। लेकिन ये तो कैसा है? पॉजिटिव लैप्स रेट। आपका नेगेटिव लैप्स रेट कौन सा होता है? कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी जब बढ़ता है, उसको बोला जाता है आपका नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, अब ये नेगेटिव लैप्स रेट देखो, आगे मैं आपको डायग्राम से समझा रही थी। ये देखो, ये होती है आपकी नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? आपकी अर्थ का जो लोअर एटमोस्फेयर है, लोअर ट्रोपोस्फेयर, वो देखो गर्म होता है, यहाँ पे वार्म एयर। जब वार्म एयर के ऊपर कोल्ड एयर होती है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। देखो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है आपका तापमान कम हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन में देखो कि आपका पहले कोल्ड एयर है, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या है? कम है, और उसके बाद बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जब आपकी कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म एयर लाई करे, इसको बोला जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बताया था ना, एटमोस्फेयर की 2 लेयर है। आपका एक है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में आपका टेम्परेचर कितने होता है? -100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये कोल्ड लेयर है। और इसके ऊपर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 11,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो देखो, यहाँ पे भी अब कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म लेयर है, तो इसको बोला जाता है अपर एयर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये आपकी अपर एटमोस्फेयर का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है। अब जो आपका लोअर एटमोस्फेयर में, यानी कि ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के पास इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है? देखो, इसका एक रीजन ये है कि आपकी अर्थ जो है सन से दिन में एनर्जी लेती है, और रात को हमारी अर्थ इस एनर्जी को क्या है? छोड़ती है लॉन्ग वेव की फॉर्म में।
जिससे क्या होता है आपका अर्थ तो जो है वो क्या हो जाती है, अर्थ तो ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, कोल्ड, ठीक है। लेकिन अर्थ ने जो एनर्जी छोड़ी थी ना वो एटमॉस्फेयर में एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है किसी रीजन की वजह से, या तो बादल हो जाते हैं, बादल या डस्ट पार्टिकल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण इस कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म लेयर की एक परत क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक परत बिछ जाती है किसकी, वार्म लेयर की। और इससे क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ जब आपका टेम्परेचर भी बढ़े, इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जब कूल लेयर के ऊपर वार्म एयर लाई करे तो इसको क्या बोला गया है आपका, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आ गया समझ में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बेटा? बताओ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आप लोगों को जो है समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? देखो एक बात और सुनो, जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर में जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, यानी कि जो हमारी अर्थ के आसपास बनता है, वो कैसा होता है, टेम्परेरी। वो लंबे समय के लिए नहीं होता, वो थोड़े समय के लिए होता है, बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है। गुड इवनिंग अजय। लेकिन जो आपका अपर एटमॉस्फेयर का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, यानी कि जो आपका मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, वहां पे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, ये अभी अभी जो मैंने समझाया ना आपको डायग्राम से, वो यहाँ पे सारी बातें लिख रखी हैं। वार्म एयर लेयर लाइज ओवर कोल्ड लेयर, यानी कि आपकी गर्म परत, ये वार्म लेयर ठंडी परत के ऊपर जब छाती है, ठंडी परत के ऊपर जब वो वार्म परत मिलते तो उसको बोला जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ जब आपका तापमान भी बढ़ता है उसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या नेगेटिव लेफ्ट रेट। और पॉजिटिव लेफ्ट रेट होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान गिर जाए, उसको बोला जाता है आपका नेगेटिव, उसको बोला जाता है आपका पॉजिटिव लेफ्ट रेट, ठीक है। अब ये देखो, ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए ये कंडीशन याद रखना। उसके बाद कहते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो अर्थ सरफेस के पास और ऊपर हाइट में भी होती है, ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन बट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आपकी अर्थ के पास होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो अपर एयर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। अपर एयर इन्वर्जन कौन सा होता है आपका, मेसोस्फेयर कोल्ड परत है और आपका थर्मोस्फेयर वार्म परत है। तो ये क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आपकी आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान कम हो, लेकिन जहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, जहां पे आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है, उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मेसोस्फेयर में आपका तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, कम है, लेकिन थर्मोस्फेयर में आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ रहा है। तो इन दो लेयर के बीच में क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम पता है क्या पढ़ेंगे कि हमारे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है उसके कितने टाइप हैं। एक तो है आपका ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ, अजय ये जो आप बता रहे हो ना वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, वो आप बता रहे हो पॉजिटिव लैप्स रेट। लैप्स रेट मैंने आपको क्या बताया था, बढ़ती ऊंचाई के साथ
जब तापमान कम होता है इसको बोला जाता है पॉजिटिव लैप्स रेट। लेकिन आपका नेगेटिव लैप्स रेट या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जब आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ आपका तापमान भी बढ़े तो इसको बोला जाता है नेगेटिव लैप्स रेट। ये नेगेटिव लैप्स रेट कौन कौन सी में होता है, देखो नेगेटिव लैप्स रेट एक तो होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में देखो आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, क्यों, आपका ओजोन लेयर की वजह से। वही आपका थर्मोस्फेयर में भी आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान ज्यादा होता है। तो इन दो लेयर में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है आपका। देखो लेकिन ये आप स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को ना, स्ट्रेटोस्फेयर को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं बोल सकते। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, नीचे कूल लेयर होनी चाहिए और ऊपर वार्म लेयर होनी चाहिए। ठीक है, जब कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म लेयर अप होती है ना तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये कंडीशन है कि कोल्ड लेयर के ऊपर वार्म लेयर जब होगी तो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो देखो आपका मेसोस्फेयर का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं आपका थर्मोस्फेयर का 11,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के दो ही टाइप है। सबसे पहला है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, यानी कि जो आपका धरातल के पास होता है उसको बोला जाता है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। जो आपकी धरती होती है उसमें क्या होता है, रात को मैंने बताया था पृथ्वी क्या करती है, रात को पृथ्वी टेम्परेचर छोड़ने लगती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू पृथ्वी ने सारी एनर्जी छोड़ दी जो सन से ली। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा धरती है ना वो क्या होने लग जाती है, ठंडी हो जाने लगती है, कूल। और ये जो वार्म हीट है ना ये क्या है, ये एटमोस्फेयर में जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक साथ हो जाती है। तो देखो अब इस कोल्ड लेयर के ऊपर कैसी लेयर है, इस कोल्ड लेयर के ऊपर ये वार्म लेयर छा जाती है, इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और इस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से आपका कोहरा, धुंध, फोग ये सब पड़ता है। बताऊं क्यों, देखो नीचे तो आपकी कोल्ड लेयर है, कोल्ड लेयर है ना, और ऊपर आपकी कैसी है, वार्म लेयर। तो ये जो ऊपर आपकी वार्म लेयर है ना इसमें जो वाटर वेपर होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और नीचे आपकी कोल्ड लेयर है तो उससे हमें क्या दिखता है, ये धुआं धुआं दिखता है। ये आगे चल के बताऊंगी, बस इतना ही याद रखो, ये होता है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन को रेडिएशन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ये आपकी अर्थ सरफेस के पास होता है रेडिएशन मैकेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बताया मैंने उसकी वजह से। और इसको हम नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट अकर्स, क्योंकि ये स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है, नो मूवमेंट ऑफ एयर, यहाँ पे मूवमेंट, एयर की कोई मूवमेंट नहीं होती, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इट मे बी नोटेड दैट एयर इज नेवर स्टैटिक। ठीक है, आपका जो इन्वर्जन है, ग्राउंड जो सरफेस इन्वर्जन है ना उसके लिए कुछ कंडीशन है। अब ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, किस किस कंडीशन की वजह से आपका जो इन्वर्जन है, ग्राउंड इन्वर्जन वो होता है। सबसे पहला है आपकी सबसे पहली कंडीशन है लॉन्ग कोल्ड विंटर नाइट। जब आपकी सर्दियों में रात लंबी होती है, देखो जब रात लंबी होगी तो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को टेम्परेचर छोड़ने का ज्यादा टाइम मिलेगा, ये ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है वो छोड़ देगी। इसका ग्राउंड सरफेस क्या होगा, इसका ग्राउंड सरफेस बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा और एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी और ऊपर वार्म कंडीशन छा जाएगी। तो इसकी वजह से आपको होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है। उसके बाद है आपका क्लाउड, सेकंड कंडीशन है क्लाउड लेस एंड क्लियर स्काई, यानी कि बादल नहीं होने चाहिए। देखो अब क्या होता, देखो अगर आपके क्लाउड होते तो वो क्लाउड क्या करते, ये जो एनर्जी जा रही है ना इसको वापस अर्थ पे री रेडिएट कर देते, वापस यहाँ पर क्या है एनर्जी को छोड़ देते, जिससे आपका अर्थ का ग्राउंड सरफेस है ना वो क्या है, वो गर्म ही रहता, ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है। तो आपका जब क्लाउडलेस यानी कि जब बादल नहीं होते, जब बादल नहीं होंगे तो जो अर्थ है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को छोड़ देगी और आपका अर्थ का ग्राउंड सरफेस ठंडा हो जाएगा और ये एनर्जी एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। इससे क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन है आपका प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। आपका जो ग्राउंड सरफेस है वहां पे ड्राई एयर होनी चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए आपकी ड्राई एयर? ड्राई एयर होनी चाहिए आपकी अर्थ के सरफेस के पास, क्योंकि कारण बादल भी बनते हैं। बेटे बादल इसके कारण नहीं बनते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इससे आपके वेदर में चेंज आता है, इससे आपका जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से आपका कोहरा, फोग या फ्रंट ये सब वाली सिचुएशन होती है। आप देखो अगर आपकी जो ग्राउंड सरफेस है उस ग्राउंड सरफेस के पास अगर आपकी ड्राई एयर नहीं होगी और वेट एयर होगी, वेट एयर कौन सी होती है, वेट एयर यानी कि जिसमें आपकी नमी है। ठीक है। और ये वेट एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी वेट एयर है वो कैसी होगी, वेट एयर आपकी कोल्ड होगी और कोल्ड होगी तो वो क्या करेगी, वो नीचे बैठेगी और नीचे बैठेगी तो वो डेंस ज्यादा होगी और आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो आपकी ड्राई एयर होगी, ड्राई एयर क्या करेगी, ड्राई एयर ज्यादा से ज्यादा जो नीचे नहीं बैठेगी ये ऊपर की तरफ उठेगी और क्या है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जिसके कारण ग्राउंड सरफेस पे एनर्जी कम और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा। ठीक है। अब देखो स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, अगर आपकी हवा बहुत स्पीड से चल रही है तो क्या होगा, जो आपकी ऊपर का ये वार्म लेयर और नीचे की ये कोल्ड लेयर आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और कोई इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं हो पाएगा। तो आपकी हवा की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, बहुत स्लो, वर्टिकल मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए, जिसके कारण आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जो ये वर्टिकल मूवमेंट है ना नीचे से ऊपर, ये इस आपकी विंड में वर्टिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वर्टिकल मूवमेंट होगी तो आपका ये जो वार्म परत है और जो कोल्ड परत है ये आपस में मिल जाएगा। ठीक है। आप देखो नेक्स्ट है स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस so that there is maximum loss of heat through reflection और incoming solar radiation। देखो जितना आपका ये ग्राउंड सरफेस, आपके इस ग्राउंड सरफेस पे जितनी ज्यादा स्नो होगी, हाँ जी, कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और वार्म वाटर की डेंसिटी कम होती है, और ऐसे ही कोल्ड एयर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और वार्म एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब एक बात मैं आपको बता रही हूं,
एक मिनट। अच्छा, अब ये जो अगला पॉइंट है, उस अगले पॉइंट में क्या है कि आपका ग्राउंड सरफेस पे अगर स्नो ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्नो होगी ना, ये स्नो ज्यादा, तो जो आपकी सीरम से रेडिएशन एनर्जी आ रही है वो ये क्या करेगी, स्नो सिन करेगी, और ये एनर्जी की वजह से नीचे क्या हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है क्या मैम? अभी बताती हूँ डेंसिटी क्या है। एक बार ये लास्ट ऑप्शन और बता दूं मैं, उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो देती हूँ। अब ये लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू रैपिड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये मैंने आपको बता दिया कि जितना ज्यादा आपकी अर्थ से एनर्जी जाएगी, आपकी पृथ्वी जितना ज्यादा रात को एनर्जी छोड़ेगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू, आपका ग्राउंड सरफेस उतना ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा, उतना ज्यादा ये नीचे से ठंडा और ऊपर ये एनर्जी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप पूछ रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है या ज्यादा। देखो, आप दो चीजें याद रखो, जो भी आपकी कोल्ड होगी ना, आपका टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी इफेक्ट होती है, और आपका डेंसिटी की वजह से टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है। ये दोनों चीजें याद रखना। देखो, मान लो ये आपका कोल्ड सरफेस है और ये आपका वार्म सरफेस है। अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, कम है। तो जहां पे आपका देखो, अब ये वार्म सरफेस है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब सर्दी होती है तो सर्दियों में आप कैसे हो जाते हो, बिल्कुल सिकुड़ जाते हो, ठंड लगती है, आप पास पास होके बैठ जाते हो ऐसे। तो ऐसे ही सर्दियों में भी जो आपकी हवा होती है, जो आपकी ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा में क्या होती है, ठंडी हवा के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं, एक साथ क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके वजह से जो कोल्ड विंड होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन वही अगर मैं वार्म विंड या वार्म एयर की बात करूं, तो आपको वार्म एयर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसके पार्टिकल्स को क्या है, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है और वो खिल जाते हैं और वो दूर दूर फैल जाते हैं। दूर दूर फैलने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर की वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो कम और ज्यादा बिल्कुल होती है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। कोई चीज कोल्ड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। वही आपकी जो वार्म विंड है, वार्म विंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स है उसको जो एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है, और एनर्जी मिलके वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, हल्के होके वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही जो आपका ओशियन है ना, ओशियन, आपने कभी ये बाल्टी दे, आपने कभी घर पे रोड लगाई है, आपने ये ठंडा पानी डाला इसमें और इसमें लगा दिया आपकी ये रोड, और आपने 5 मिनट बाद बंद कर दी। 5 मिनट बाद देखोगे, आपने हाथ लगा के देखा, ऊपर से तो पानी गर्म है, ऊपर का पानी क्या मिलेगा आपको, गर्म, लेकिन जब नहाओगे तो नीचे का पानी क्या मिलता है, ठंडा। वो क्यों मिलता है, अब इसका रीजन बताती हूँ। जो आपका कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। और जिस पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ बैठेगा,
इसलिए आपका ठंडा पानी नीचे बैठता है, नीचे मिलता है, क्योंकि ये भारी होता है और भारी चीज का नेचर होता है वो हमेशा कहाँ बैठती है, नीचे बैठती है। लेकिन आपको ऊपर गर्म पानी मिलता है। गर्म पानी क्यों ऊपर मिलता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। ये डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि इसको ज्यादा टेम्परेचर मिला और इसके जो पार्टिकल्स है वो गर्म होके हल्के हो गए, वो फैल गए। ठीक है, बिल्कुल हल्के हो गए, और हल्की चीज का नेचर है वो हमेशा क्या करती है, फ्लोट। ठीक है, तो ये है आपका डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन। अभी आप वाटर की डेंसिटी और टेम्परेचर का भी रिलेशन पढ़ोगे। डेंसिटी और टेम्परेचर का जो है क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा, तो डेंस इनवर्स रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और डेंसिटी में। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, डेंसिटी कम मिलेगी। अगर आपका टेम्परेचर कम है, डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम। और अगर आपका टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा। जैसे कोल्ड, कोई कोल्ड सरफेस है तो वहां पे डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगा। आगे आपको समझ में बताऊं, मुझे यहाँ तक अब आए, यहाँ तक आपको समझ में टेम्परेचर, डेंसिटी और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के ये जो आपको मैंने रीजन बताए हैं, कितने रीजन बताए हैं ये याद रखना। इनके कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स, ठंडी नाइट होनी चाहिए, क्लाउडलेस और क्लियर स्काई होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, ड्राई एयर होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ होगी, इसकी डेंसिटी, ड्राई एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इट में नॉट एब्जॉर्ब मच हीट। ठीक है, जितने ये आपका ग्राउंड सरफेस है, अगर ग्राउंड सरफेस के पास ड्राई एयर होगी, सूखी एयर होगी, तो ये जो अर्थ एनर्जी छोड़ रहा है ना, उस एनर्जी को क्या करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वेट एयर होती तो वेट एयर क्या होती, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती इस एनर्जी को और नीचे की तरफ बैठती। आपकी जो एयर है, एयर में वर्टिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वर्टिकल मूवमेंट होगा तो आपकी ये ऊपर की वार्म लेयर और नीचे की कोल्ड लेयर मिक्स हो जाएगी, टेम्परेचर की मिक्सिंग हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्नो कवर्ड एरिया होना चाहिए। आपको ये पता है ना सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, एल्बिडो यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करता है सन की एनर्जी को, जो एरिया स्नो से कवर्ड होता है। स्नो एरिया सबसे ज्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जो सन से एनर्जी आती है, और ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी ऊपर एटमोस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे कोल्ड और ऊपर वार्म सरफेस हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपका जो ग्राउंड इन्वर्जन है वो लो लैटिट्यूड एरिया में होता है, विंटर नाइट में ओनली। और आपका ये जो ग्राउंड इन्वर्जन है ये 30 से 40 फीट के बीच में होता है लो लैटिट्यूड में, और आपके मिडल लैटिट्यूड में कुछ 100 फीट तक होता है। और ये बात याद रखना कि आपका जो ग्राउंड इन्वर्जन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो अपर इन्वर्जन है, हाँ जी बिल्कुल, अपर इन्वर्जन आपका लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से होता है। अब ये कहते हैं द ड्यूरेशन एंड हाइट ऑफ सरफेस इन्वर्जन इंक्रीज पोलवर्ड। कहते हैं कि आपका जो समय है इन्वर्जन का, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का, ये पोलर एरिया में ज्यादा समय के लिए होता है और ज्यादा हाइट पर होता है, लेकिन आपका ग्राउंड के पास कम समय के लिए और कम टाइम के लिए होता है।
अब ये कहते हैं आपका जो अपर एयर इन्वर्जन है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो आपका थर्मल एयर इन्वर्जन और एक होता है आपका मैकेनिकल इन्वर्जन। थर्मल जो कि आपके टेम्परेचर की वजह से होता है, और मैकेनिकल जिसका रीजन कोई दूसरा होता है टेम्परेचर को छोड़ के। देखो ये कहते हैं जो आपका थर्मल इन्वर्जन है वो किसकी वजह से हुआ है? प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर lying between the height of 15 to 35 kilometer in the stratosphere. The inversion occur only when there is no vertical movement of air. देखो थर्मल एयर ऑफ इन्वर्जन किसके बीच में होता है? आपका एक तो ये होगी स्ट्रेटोस्फेयर और नीचे हो गया आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या है? कम मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर ज्यादा, यानी कि थर्मोस्फेयर आपकी कोल्ड लेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर आपकी वार्म लेयर है। और मैंने बताया था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब होता है? जब कोल्ड लेयर के ऊपर आपकी वार्म लेयर होता है, तो ये क्या हो गया? आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये ओजोन की वजह से हो गया, क्योंकि ओजोन सन से आने वाली रेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये भी, ये लास्ट वाली याद रखना कि आपका इन्वर्जन ऑफ एयर तब तक होगा जब तक आपकी हवा में वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगी। अगर आपकी हवा में वर्टिकल मूवमेंट हुई तो ये दोनों लेयर क्या है? मिल जाएंगे और कोई इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, बल्कि मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। इन्वर्जन ज्यादा किस एरिया में होता है? ज्यादा कम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन की बात होती है कि कहाँ पे लंबे समय के लिए होता है और कहाँ पे कम समय के लिए होता है। इन्वर्जन का एरिया कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है बेटे। आपका इन्वर्जन का कोई एरिया स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कहीं पर भी बुक में। आपका बस ये बता रखा कि जो टेम्परेचर का इन्वर्जन है वो लंबे समय के लिए या कम समय के लिए हो सकता है। आपका जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वर्जन होगा वो आपका अपर एटमोस्फेयर में होता है, लेकिन जो आपका ग्राउंड पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वो कम समय के लिए होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, ये बताया हुआ है। आया समझ में आपको? एरिया स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में आपके लिए जो याद रखने वाली बात है वो है ड्यूरेशन, कि कौन सा आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का टाइप है जो ज्यादा समय के लिए होता है या कम समय के लिए होता है। तो जो आपका ग्राउंड इन्वर्जन है, ग्राउंड इन्वर्जन वहां पे कम समय के लिए होता है, लेकिन आपका जो ऊपर वाली परतों में तो वो ज्यादा लंबे समय के लिए बनता है। उसके बाद एक है आपका मैकेनिकल इन्वर्जन। मैकेनिकल इन्वर्जन होता है जब देखो आपके फ्रंट बनते हैं, एंटी साइक्लोनिक या साइक्लोनिक गति होती है जब आपकी गर्म हवा, ये आपकी देखो गर्म हवा है, ठीक है, और ये आपकी ठंडी हवा है। जब ठंडी हवा गर्म हवा को एकदम से ऊपर उछाल देती है और नीचे आपका फिर ठंडी परत हो जाती है, ऊपर गर्म हवा हो जाती है, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में होता है, तब आपका होता है मैकेनिकल इन्वर्जन। एक बात याद रखना, आपका जो ये फ्रंट और साइक्लोन बनते हैं ना, वहां पे बारिश पता है क्यों होती है? आपके जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, टेम्परेट साइक्लोन में देखो क्या होता है, आपका ऐसे होता है फ्रंट, ये आपका गर्म हवा, ये आपकी कोल्ड हवा। अब आपकी जो कोल्ड हवा है ना वो क्या करती है, एकदम से एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी आ जाती है, और वो क्या करती है, इस गर्म हवा को ऊपर उछाल लेती है और अपने आप इसका एरिया क्या है, खुद ले लेती है, और इसको यहाँ पे ऐसे आपकी गर्म हवा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये गर्म हवा नीचे से कंडेंस होने लग जाती है, ठीक है, और बारिश इसी की वजह से होती है। आपका एक होता है कोल्ड फ्रंट, एक होता है वार्म फ्रंट। ये वातावरण में ही समझेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब आपको बताया गया कि ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए।
साइक्लोनिक इन्वर्जन साइक्लोनिक इन्वर्जन कम नहीं बनते। देखो ज्यादा समय के लिए तो आपका ग्राउंड पे जो भी इन्वर्जन होता है वो नहीं होता है। ये भी लगा लो आपका जो यहाँ पे इन्वर्जन होता है वो आपका ऐसे कोई आप ड्यूरेशन नहीं फिक्स कर सकते हो कि कितने टाइम तक आपका जो इन्वर्जन है वो होता है। आपका जब साइक्लोन बनता है ना, साइक्लोन बनता है और साइक्लोन में जो बारिश भी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्जन की वजह से भी होती है। ये बात याद रखो, वो वहीं पे समझेगा, अभी यहाँ पे नहीं समझो, उसको कंफ्यूज हो जाओगे। बस वो याद रखना कि आपका मैकेनिकल, हाँ साइक्लोन इन्वर्जन के कारण बनते हैं, बिल्कुल। देखो आपके दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन। ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, ये आपकी फ्रंट की वजह से बनते हैं। और फ्रंट कैसे बनते हैं, जब आपकी दो तरफ से यानी कि दोनों डायरेक्शन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की विंड आ रही है, एक तरफ से ठंडी, इधर से कोल्ड आ गई और इधर से वार्म विंड आ गई, और जब ये इनका मिला होता है, ये मिलती है, यानी कि कोल्ड विंड ऐसे कोशिश करती है कि वार्म विंड का एरिया ले लूं और वार्म विंड ऐसे कोशिश करती है कोल्ड विंड का एरिया ले लूं, तो इसकी वजह से आपको ये टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। कैसे, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन, मान लो ये आपका लैंड पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से। जहां पे आपका लो प्रेशर होगा तो उस लो प्रेशर की तरफ चारों ओर हाई प्रेशर से विंड ऐसे मूव करना शुरू कर देंगी सर्कुलर रूप में, तो इसकी वजह से आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तो एक छोटा सा की पॉइंट है इसका, कि जब ये साइक्लोन बन जाते हैं ना, तो जब ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा आ जाती है, तो यहाँ पे साइक्लोन के अंदर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल होती है। ये बस ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका ये जो तापमान का इन्वर्जन होता है या नेगेटिव लैप्स रेट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखो, ये मैंने बताया कि आपके इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से फोग, धुंध पड़ती है। क्या पड़ती है, कोहरा बनता है। fog is formed due to the situation of warm air above cold air। जब आपकी ठंडी हवा के ऊपर वार्म एयर होगी तो उसकी वजह से क्या बनता है आपका फोग, कोहरा। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। देखो कैसे होता है ना, ये ऊपर आपकी गर्म हवा है, वार्म एयर है, नीचे आपकी कोल्ड एयर है। तो ये कोल्ड एयर क्या करती है ना, नीचे से इस वार्म एयर को क्या करने लगती है, कंडेंस करना शुरू कर देती है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये वार्म एयर वहां पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके अराउंड क्या है, कंडेंस होना, ठंडे होना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे क्या है, बादल के रूप में। एक बात याद रखना, जो आपके क्लाउड है ना, क्लाउड का जो छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं फोग। आपके धरातल के पास, धरती के पास जो आपको ये धुंधला धुंधला सा चीजें दिखते हैं, ये क्या होता है, आपके बादल का छोटा रूप होता है। जब आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल के अराउंड आपके वाटर वेपर कंडेंस होने लगते हैं, यानी कि इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम होने लगती है और उसकी वजह से आपकी फोग बनती है। उसके बाद है द स्मोक कॉर्निंग आउट ऑफ हाउसेज एंड चिमनीज।
आप देखो जो आपके घर हैं, घर वगैरह, और उन घर वगैरह से आपका धुआं बाहर आ रहा है, चिमनी से धुआं बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फोग है ना और ज्यादा इंटेंसिफाई यानी कि बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फोग को क्या कर देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ अर्बन स्मोक। और यही कारण है शहरों में स्मोग, धुंध पड़ने का। क्या कहते हैं कि घरों और चिमनियों से निकलने वाला धुआं कोहरे को तीव्र कर देता है और इसके लिए जिम्मेदार बनता है शहरी धुंध की घटना। और ये किसके लिए जिम्मेदार बनता है, शहरी धुंध में, यानी कि शहरों में जो धुंध पड़ती है वो किसका कारण है, जब आपकी घरों से धुंध और ये जो कोहरा ये जो मिल जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है when smoke is mixed with air pollutants। एक मिनट में, ये कहते हैं जब आपका ये जो स्मोग है, स्मोग क्या होता है, फोग प्लस स्मोक, स्मोक क्या होता है, धुआं, इज इक्वल टू स्मोग, कोहरा, कोहरे में जब धुआं मिल जाता है तो उसको बोला जाता है स्मोग। वेन स्मोग इज मिक्सड, जब ये स्मोग मिक्स हो जाती है एयर पोल्यूटेंट्स द्वारा, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड से ये मिक्स हो जाता है तो ये जहरीला बन जाता है और इसकी वजह से आपके ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है। आप जब पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पोल्यूशन का टॉपिक है। आपके ज्योग्राफी में जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है उसमें पोल्यूशन से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि पोल्यूशन टॉपिक पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पेपर 1 के लिए पोल्यूशन टॉपिक डीप से पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 में सिलेबस में आपका पोल्यूशन टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं अगर आप पेपर 1 में जब ये आपने पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे ना तो उसमें क्या देखोगे कि आपका दो तरह, आपका जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है उसके दो टाइप है। उसमें पहला तो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो फोग बनती है, और दूसरा है आपका नाइट्रेट और सन की रेज की वजह से जो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये जब आपका इस स्मोग में ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है ना तो ये बहुत जहरीला हो जाता है, हवा को जहरीला कर देता है और जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद ये जो फोग है विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता को कम कर देता है, यानी कि दिखने की क्षमता। जब फोग होगा तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आपको कम दिखेगा। जब आपकी धुंध पड़ती है या कोहरा पड़ता है तो आप ये लगा लो थोड़ी सी दूर का देख पाते हो, ज्यादा दूरी का नहीं देख पाते, क्योंकि ये क्या है, ये पार्टिकल्स विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। एक तरीके से ये धरती के पास बने हुए क्लाउड ही, बादल ही होते हैं। ठीक है, बताओ आया ये समझ में आपको? सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की क्या सिग्निफिकेंस है? के बाद फिर आगे चलते हैं, बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया आपको ये? उसके बाद देखो ये कहते हैं आपका रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, जब आपकी ये फोग पड़ती है, ये कोहरा पड़ता है, तो इसकी वजह से आप अपने व्हीकल से भी जाते हो तो भी आपको व्हीकल चलाने
होती है, दिक्कत आती है, आपको दिखता नहीं आगे का। तो आपका रोड और जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो बैडली अफेक्ट होता है इस फॉग की वजह से। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं वो जनरली फोग आर अनफेवरेबल फॉर मैनी एग्रीकल्चर, और आपका जो ये फोग है, कोहरा है, बहुत सारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आपका ग्राम है, पीस है, पीस यानी कि मटर, मस्टर्ड दाल है, आपकी वीट है, वीट यानी कि गेहूं, इन सब के लिए आपका जो कोहरा है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और कहते हैं लेकिन कुछ जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ये फेवरेबल भी है। जैसे आपका कॉफी प्लांट है यमन में, यमन हिल आपके अरेबिया में, वेयर फोग प्रोटेक्ट, जहां पे आपकी जो फोग है, कोहरा है, कॉफी के जो पौधे उनको प्रोटेक्ट करता है सन की रेज से। तो कॉफी के लिए तो जो कोहरा है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारी ये मस्टर्ड दाल है, हमारा गेहूं है, मटर है, ग्राम्स है, इनके लिए जो आपका कोहरा है, फोग है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कोज फ्रोस्ट, फ्रोस्ट यानी कि पाला, आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो पाला है वो भी पड़ता है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंस जो है बता दी गई है। किसकी इंपॉर्टेंस है ये, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की, कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से कोहरा पड़ता है, फिर कोहरे की वजह से आपका क्या क्या इफेक्ट होता है, कोहरे की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, ये भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अरे एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं दूसरी जो आपकी स्लाइड है वो खोल लेती हूँ। एक मिनट रुको बेटा, मैं जो स्लाइड है वो ओपन कर लेती हूँ। तब तक अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मुझे बता दो। हाँ ये रही। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको?
अच्छा, अब हमने जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। क्लास ज्यादा लंबी हो गई है क्या, बताओ मुझे। बस ये लास्ट टॉपिक रह गया, फिर आपका टेम्परेचर खत्म, और फिर हमने जो है प्रेशर टेम्परेचर शुरू कर देना है। कल 3 क्लास होंगी तो उसमें आपका जो प्रेशर वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पढ़े आगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अब आपने क्या पढ़ा था, आपका टेम्परेचर ऐसे वर्टिकली, यानी कि जब आप ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक जाते हो उसमें क्या क्या आपको चीजें मिलती है। अब हमें पढ़ना है जो 0 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्वेटर के अकॉर्डिंग, जो आपके लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पढ़ना कि हर लेटीट्यूडनल जो आपका टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस कैसे आता है। अब देखो, ये द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नेवर रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। ये आपको मैंने बताया है कि हाँ जी बिल्कुल होगी 8 बजे क्लास, क्यों नहीं होगी। आप क्या चाहते हो कि आज 2 और क्लास नहीं लूं? क्या अब इतना ही करवा दूं और आपको 8 बजे क्लास दे दूं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी 8 बजे क्लास भी होनी है, जैसे 1 घंटा 30 मिनट की क्लास ये हो गई आपके लिए ज्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि अब पेपर 1 की भी क्लास आने वाली है 2 मिनट बाद। तो फिर हम 8 बजे ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर खत्म करके, या फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अभी कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रेशर वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा पढ़ लो। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका अर्थ है ना, अर्थ पे ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर कैसे है आपका, ईस्ट टू, चलो ठीक है 8 बजे ही कर लेते हैं इसको। ओके, कोई बात नहीं, 8 बजे कर लेंगे हम ये क्लास। नहीं कोई नहीं यशवंत, हम 8 बजे करते हैं ये क्लास, और कल भी आपकी फिर यही टाइमिंग रहेगी, 5 से 7 बजे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, एक एक क्लास रहेगी 5 से 7 और एक क्लास रहेगी 8 से 9, ताकि कल हम प्रेशर और विंड वाला टॉपिक कंप्लीट कर दें। ठीक है, अभी तो 2 मिनट है आपके पास, आप 2 मिनट बाद लीव कर सकते हो क्लास। तब तक के लिए कोई भी डाउट है किसी को भी तो वो बता देना, नहीं तो आपकी नेक्स्ट क्लास तो है ही 8 बजे, तब पूछ लेना। ठीक है, बाकी डाउट सेशन आपका फ्राइडे को होगा ही, कोई भी डाउट है और क्वेश्चन सेशन भी होगा तो वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। अब आप क्लास लीव कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगी आपकी 8 बजे। ठीक है, लेकिन उसका जो मैं टाइटल डालूंगी वो आपका टॉपिक 5 डालूंगी, प्रेशर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोपहर में भी ले लूंगी, 1 से 3 बजे भी ले लूंगी। मैं कल 1 से 3 बजे क्लास ले लूंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। आप हम संडे को 1 से 3 बजे ही क्लास करेंगे, ठीक है। और एक क्लास शाम को कर लेंगे 8 से 9 बजे या 6 से 7, जो भी आपको सूटेबल हो मुझे बता देना कि मैम इस टाइम क्लास कर लो, तो मैं उस टाइम क्लास कर लूंगी। और दिन में आपकी 1 से 3 बजे ही क्लास रहेगी। मैं ये बोल रही थी कि आपकी अगली क्लास का जो मैं टाइटल डालूंगी ना वो डालूंगी टॉपिक 5, प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर, क्योंकि टॉपिक 4 हमारा हो जाएगा
अगली क्लास में बस छोटा सा ही रहता है, फिर प्रेशर शुरू करना है तो प्रेशर ही डालूंगी मैं। कंफ्यूज मत होना, आपको बाद में भी जो वीडियो मिले तो याद रख लेना इस बात को। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क, डू योर स्टडी एंड टेक योर नेक्स्ट क्लास ऑफ पेपर 1। थैंक यू सो मच।